हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज वैसे तो हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना था, क्वेश्चंस करना था ऑन पैरेललोग्राम मेथड। एक पार्ट हम लोग लेक्चर नंबर 4 में किए थे, आज सेकंड पार्ट था उसका। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से पहले आज मैं तुम्हें 4 ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा वेक्टर से रिलेटेड, जो वेक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है। इवन सिर्फ वेक्टर में नहीं, आगे हम लोग जब रिलेटिव मोशन भी पढ़ेंगे जो कि पूरा वेक्टर पर ही बेस्ड है, वहाँ पर भी इन 4 कॉन्सेप्ट्स के हमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या कि कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के पहले और आगे बढ़िया क्वेश्चंस सॉल्व करने के पहले आज कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स तुमको बताऊंगा जो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें ज़रूरत पड़ेगी। इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझेंगे और इसको अप्लाई कब, कहाँ, कैसे करना ये भी समझेंगे, ताकि अगर कभी इनकी ज़रूरत पड़े तो तुरंत क्वेश्चन देखते ही समझ जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन के लिए वो कॉन्सेप्ट सर ने बताया था। तो आज ऐसे ही 4 कॉन्सेप्ट तुमको बताऊंगा मैं, जिनको तुमको ध्यान से देखना है, इन चारों बातों को अच्छे से समझना है और फिर क्वेश्चंस में अप्लाई तो हम लोग करेंगे ही। ठीक है, चलो। और बाकी इसके बाद जो हम लोग इसके बाद जो 6th लेक्चर होगा, आज 5th है, 6th लेक्चर जो होगा, जो कि वेक्टर के पैरेललोग्राम मेथड पर प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 होगा, जिस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वो इसके जस्ट बाद हम लोग लेकर के आएंगे। आज उस लेक्चर का ही दिन था, मगर मुझको लगा कि ये कॉन्सेप्ट तुमको पहले डिलीवर कर दिया जाए, फिर हम लोग क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे ताकि क्वेश्चंस को करने में और मज़ा आए। ठीक है, चलो। तो हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल्स है, लेकिन फिज़िक्स उसी को आती है जिसके बेसिक्स क्लियर होते हैं, फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स गिविंग 0 रिजल्टेंट? मिनिमम कितने वेक्टर को मिला करके हम लोग रिजल्टेंट 0 बना सकते हैं? मगर सिर्फ क्वेश्चन इतना ही नहीं होता, यहाँ पर 2 बातें और जोड़ी गई होती है तुम्हारे क्वेश्चन में। कहीं पर भी देखना, कहीं पर भी अगर इसका जिक्र आएगा तो सिर्फ ये नहीं लिखा होगा, इनमें 2 बातों में से एक बात और कहा रहेगा। वो 2 बातें क्या, देखना। पहली बात कहा रहेगा व्हेन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, जब वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो। और दूसरी बात कहा रहेगा व्हेन वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर, जब वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं हो। स्टार्ट करने के पहले, जैसा कि तुमको हम लोग डिस्कस कर चुके पहले ही कि प्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। नाम से क्लियर है यार, एक ही प्लेन में जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, प्लेनर होंगे। अलग अलग प्लेन्स में होंगे नॉन प्लेनर होंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर एक चीज़ मैं तुमको पहले से क्लियर कर दूँ कि वेक्टर्स प्लेनर हैं कि नॉन प्लेनर हैं, इसकी बात तभी सिग्निफिकेंट होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर, ध्यान से बस सुनना, प्लेनर और नॉन कोप्लेनर की बात तभी कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट है इस बात का, जब मेरे पास 3 या उससे अधिक वेक्टर हो। क्योंकि अगर मेरे पास 2 वेक्टर हैं, अगर मेरे पास केवल 2 वेक्टर हैं, तो उन 2 वेक्टर को ले करके हम लोग आराम से एक कॉमन प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। तो 2 वेक्टर एक ही प्लेन में है कि नहीं, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनता है, क्योंकि 2 वेक्टर कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो, हम उनको सेम प्लेन में ला सकते हैं। वी कैन डिफाइन अ कॉमन प्लेन फॉर एनी 2 वेक्टर्स, कहीं भी हो। जैसे अगर मैं तुमको ये 2 मार्कर लेके समझाऊं कि 2 कैसे भी वेक्टर्स हो, वो एक कॉमन प्लेन में आ सकते हैं। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ऐसे दिखा दूँ वो ज़्यादा समझ में, एक वेक्टर है ऐसे और एक वेक्टर ऐसे है। अब हमें लग रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में कोप्लेनर नहीं है, एक उधर है एक इधर है, कॉमन प्लेन डिफाइन कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस वेक्टर को मैं इसके मूव करता हूँ पैरेलल, कुछ ऐसे, और फिर और पैरेलल इस ब्लू वाले के ठीक ऊपर। अब देखो ये प्लेन में हो गए कि नहीं हो गए। अब तुम कहोगे सर इस वेक्टर को आपने इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, तो मैंने पैरेलल ही मूव किया है।
अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हो तो वेक्टर में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो कोई भी दो वेक्टर, अगर मान लो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे है, अब तुमको लोग ये वेक्टर कैसे प्लेन में हो सकते हैं सर, इसका प्लेन यहाँ पे इसका प्लेन यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वेक्टर को यूँ मूव कराओ आगे की तरफ और इसके साथ इसकी सीध मिला दो तो दे विल बिकम इन सेम प्लेन। दो वेक्टर कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, हमेशा तुम उनके लिए एक कॉमन प्लेन डिफाइन कर सकते हो। मैं इस बात को लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वी कैन ऑलवेज डिफाइन अ कॉमन प्लेन फॉर एनी टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर के लिए हम हमेशा एक कॉमन प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए अगर जब भी ये सवाल उठे कि वेक्टर्स कोप्लेनर हैं कि वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है, अगर ये सवाल उठता है तो हमेशा 3 या 3 से ज़्यादा के लिए इसका कह सकते हो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा प्लेन में आ सकते हैं, नो मैटर व्हाट वो किस डायरेक्शन में है किधर है फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी कुछ भी हो कैसे भी हो कितना भी तिरछा हो, ये दो वेक्टर है ऐसे ले लिया। अब तुमको लग रहा होगा कैसे ये दोनों वेक्टर प्लेन तो नहीं है, लेकिन अगर इस ब्लैक वाले वेक्टर को मैं यूँ ऐसे मूव कर रहा हूँ ऐसे आगे की तरफ देखना, और फिर नीचे ला के ब्लू वाले के सीध में लेता हूँ ऐसा, तो यू कैन डिफाइन अ कॉमन प्लेन। और सबसे बड़ी बात है कि इस वेक्टर को अगर मैं ऐसे मूव कराऊँ और नीचे मूव कराऊँ पैरेलल, तो इस वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। तो वही मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि दो वेक्टर के लिए तुम हमेशा एक कॉमन प्लेन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर की बात तभी होगी जब 3 या 3 से अधिक वेक्टर मेरे पास होते हैं। अब अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं जो हम लोग को समझना है। क्वेश्चन निकल आएगा कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स गिविंग जीरो रिजल्टेंट। अगर वेक्टर कोप्लेनर हो और अगर वेक्टर नॉन कोप्लेनर हो तो दोनों ही केस में हमें कम से कम कितने वेक्टर चाहिए जिनको ऐड करने पर ज़ीरो रिजल्ट आ जाए। तो अगर हमारे पास ऐसे वेक्टर की बात हो, अगर वेक्टर कैसे हो कोप्लेनर, तो मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, जिनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो सकता है, उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है बालक? 3। मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। और अगर वो वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में नहीं है, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स की ज़रूरत तुमको जो होती है वो 4 की होती है। सर बात कुछ समझ में नहीं आई, देखो कैसे होता है ये मैं पहले कह चुका हूँ कि प्लेनर की बात तभी सिग्निफिकेंट है जब मेरे पास 3 या ज़्यादा वेक्टर और 2 वेक्टर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास एक वेक्टर है, ये समझना कि ये ब्लैक वाला हेड है और ये इधर वाला टेल है, ठीक है, वेक्टर ए है। वेक्टर बी मैंने खींचा, जहाँ ग्राफिकल मेथड जो पढ़ा था हम लोगों ने, पहला वेक्टर ए ड्रॉ किया, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी ड्रॉ किया। अब ये 2 वेक्टर मिल गए। जीरो रिजल्टेंट कब होगा? जब हम किसी पॉइंट से स्टार्ट करें और वहीं पर एंड कर दें। तो अगर मैं एक वेक्टर ऐसे मिला दूं कुछ इस तरीके से, तो बताओ इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट ज़ीरो हो गया कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, कैसे पता ज़ीरो हो गया? क्योंकि इनसे मिल करके क्लोज्ड फिगर बना। क्लोज फिगर का मतलब जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पे ख़त्म हो गया। यहाँ से स्टार्ट किया, इधर गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, क्लोज फिगर बन गया। तो दिस गिव यू ज़ीरो रिजल्टेंट। और सबसे खूबसूरत बात क्या पता है? ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। तो सेम प्लेन में 3 वेक्टर हमें कम से कम चाहिए, कम से कम। ये 2 वेक्टर कभी ज़ीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर इनका मैग्नीट्यूड बराबर है तो अगर ऐसे ऐड करोगे ज़ीरो हो जाएगा, वो बात की बात है ना। लेकिन तुमको मैंने पहले ही कह दिया है कि प्लेनर नॉन कोप्लेनर की बात
का महत्व ही तभी है जब 3 या 3 से अधिक वेक्टर हो। तो 3 या 3 से अधिक वेक्टर की बात अगर होगी तो कम से कम 3 वेक्टर की तुमको ज़रूरत पड़ेगी अगर वेक्टर्स आपस में क्या है, कोप्लेनर, एक ही प्लेन में है। अब बताओ यहाँ से मैं एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि नहीं? यू कैन ड्रॉ प्लेन, और एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, मिनिमम कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि केवल 3 ही का 0 होगा, ये 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 भी ख़त्म कर सकते हो। तो 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, मगर कम से कम 3 होने चाहिए। अगर वेक्टर्स कैसे हैं, कोप्लेनर। अगर तुमको डायग्राम में बना के दिखाऊँ मैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए हो गया, यहाँ से वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया मैंने, और बी से ड्रॉ कर दिया सी, और सी वहीं पे ख़त्म हो गया जहाँ से ए ने स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से तुम दिखा सकते हो कि 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, तो उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट उनका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर वेक्टर एक प्लेन में नहीं है, जैसे एक प्लेन में नहीं का फिगर तुमको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी मैंने खींचा, और ये एक वेक्टर सी मैंने खींचा, सी ऐसे थोड़ा तिरछा खींच दिया। फिगर समझ में आ रहा है? ठीक है, ये तीनों सेम प्लेन में नहीं है, कुछ ऐसे हैं। अब ये बताओ कि नॉन कोप्लेनर है, अगर ऐसे होंगे तो फिर तो 3 वेक्टर मिलके 0 हो जाएंगे, लेकिन इस तरीके से हैं तो बताओ हमको एक वेक्टर और चाहिए कि नहीं? वो एक वेक्टर अगर मैं यहाँ से यहाँ मिला दूँ, जहाँ पर पहला वेक्टर ये शुरू हो रहा है और जहाँ पर ये आखिरी वेक्टर ये ख़त्म हो रहा है, एक तुम सोचो इस फिगर को क्लोज करने के लिए हाउ मेनी मोर वेक्टर्स यू नीड, तुमको कितने और वेक्टर चाहिए? सिर्फ एक वेक्टर जो यहाँ से एंड वाले को मिला दे, कुछ इस तरीके से। मेरे पास एक और हाथ नहीं है, वरना मैं तुमको दिखा सकता कि एक ऐसे एक वेक्टर यहाँ से यहाँ लगेगा। ठीक है, तो अगर वेक्टर नॉन कोप्लेनर्स हैं तो 3 वेक्टर मिल के कभी 0 नहीं हो सकते। देख लो, तुम उसे ऐसे कर दीजिए, तो ऐसे कर दोगे तो कोप्लेनर हो जाएगा ना। नॉन कोप्लेनर है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे। अब इनको 0 करने के लिए तुमको एक वेक्टर और चाहिए, जो कहाँ से कहाँ मिलाएगा? ये जो नीचे वाला का टेल है और जो ये ऊपर वाले का हेड है, यहाँ से अगर मिला दूँ कुछ इस तरीके से, तो 4 वेक्टर कम से कम तुमको चाहिए फिगर को क्लोज करने के लिए और रिजल्टेंट को 0 करने के लिए। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो कम से कम 4 तो चाहिए ताकि रिजल्टेंट 0 हो जाए, क्लोज फिगर बन जाए। तो इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक है वेक्टर के, लेकिन बहुत बच्चों को जिस क्लियर नहीं होती है, या फिर रट लेते हैं कि कोप्लेनर में 3 है, नॉन कोप्लेनर में 4 है, मगर पता नहीं कि ये चीज़ें आई कहाँ से, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, वो फिगर माइंड में नहीं क्लियर होता। तो क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर बना के दिखाऊँ, हालांकि ये बोर्ड मेरा प्लेन है, तो यहाँ पे मैं 4 वेक्टर नॉन कोप्लेनर नहीं दिखा सकता, मगर सिंबॉलिकली फिगर तो बना सकता हूँ कि वो वेक्टर जो नॉन कोप्लेनर हैं, कुछ इस तरीके से। चलो इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ। डॉटेड का मतलब ये होगा कि जो वेक्टर है वो डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, इसको भी डॉट कर देता हूँ, समझ जाना कि ये डिफरेंट प्लेन्स में। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी यहाँ भी ख़त्म होगा। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि मिनिमम कितने वेक्टर्स हमको चाहिए ताकि रिजल्टेंट हमारा 0 हो जाए। तो अगर वेक्टर्स को, फिर से कह दे रहा हूँ, अगर वेक्टर्स को प्लेनर हैं, एक ही प्लेन में है, तो कम से कम 3 की तुमको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर है तो कम से कम 4 तुमको चाहिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल, जैसे कि वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर हैं, तो कितने वेक्टर चाहिए तुमको इस रिजल्टेंट का? अगर इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर हैं
तो फॉरगेट अपॉन प्लेनर को प्लेनर, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो केवल दो वेक्टर को तुम लोगे और रिजल्टेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर कभी तुमको ऐसे फंसाने की बात बोलता है कि इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हैं तो दो ही वेक्टर लोगे, दोनों अपोजिट होंगे तो ज़ीरो हो सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना अगर ऐसे कभी क्वेश्चंस बनते हैं या इनकी कभी कहीं हमको किसी भी रूप में ज़रूरत पड़ती है तो ठीक है, ये सब चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी। इससे मैंने कहा कि बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर के उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि कहने का क्या मतलब है, ठीक है। ये आज के 4 कॉन्सेप्ट में से पहला कॉन्सेप्ट था। अभी चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, मगर इसको अच्छे से कॉपी पर नोट करना है, ठीक है। जल्दी दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन लेकर के आता है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे, देखना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें इस कॉन्सेप्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोलते बोलते हमेशा। अगर 3 और मोर देन 3 को-प्लेनर वेक्टर्स, मार्क माई वर्ड, को-प्लेनर वेक्टर्स गिविंग जीरो रिजल्टेंट, अगर मेरे पास 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं और वो भी कैसे, को-प्लेनर, अगर ये वेक्टर हमें जीरो रिजल्टेंट देते हैं, याद रखना कि वेक्टर्स मस्ट बी को-प्लेनर। अगर हमें 3 या 3 से अधिक को-प्लेनर वेक्टर्स मिल करके जीरो रिजल्टेंट अगर देते हैं तो उनको मिला करके हम एक क्लोज्ड पॉलीगन बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट 0 है, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारे बहुत आते हैं कि 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है, किसी 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करो, देखा होगा बहुत बार, ए और बी के बीच, बी और सी के बीच में। तो अगर ये 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है तो इनको मिला करके क्लोज्ड पॉलीगन, अब 3 वेक्टर को मिलाकर पॉलीगन क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा ऑफ कोर्स। तो अगर मैं ग्राफिकल मेथड से इनको ऐड करने जाऊं ए बी सी का जो डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से, तो मैं कुछ ऐसा पाऊंगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, कुछ इस तरीके से। अगर मैं इनको ऐड करूंगा ग्राफिकल मेथड से, अपने आप पॉलीगन बन जाएगा, अपने आप ट्रायंगल बन जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बशर्ते रिजल्टेंट अगर 0 है तो। भाई रिजल्टेंट 0 है तो जहाँ से वेक्टर ए स्टार्ट हुआ है, ए सी वहीं पे ख़त्म होगा। जहाँ से पहला वेक्टर तुमने शुरू किया है, अंतिम वेक्टर को वहीं पे ख़त्म हो रहा होगा, अगर रिजल्टेंट 0 है तो। और अगर ऐसा है तो क्लोज फिगर बन जाएगा। तो अगर, अच्छा लेकिन एक बात और, ऑर्डर का ध्यान रखना, वेक्टर ए, उसी ऑर्डर में वेक्टर बी, उसी ऑर्डर में वेक्टर सी, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक बार देखा भी गया एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस तुम देखना, मैं कराऊंगा भी, कि अगर कभी ऐसी शक्ल तुमको देखने को मिल जाती है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बहुत भारी फर्क है दोनों में। ये रिजल्टेंट 0 जो होता है वह सेम ऑर्डर में वेक्टर को ऐड करना है, ए से बी, यहाँ से ए, फिर वहाँ से बी, फिर वहाँ से सी। यहाँ पे क्या है, ए से बी, मगर ये सी जो है वो सी बी से स्टार्ट होना चाहिए, सी ए से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इस ऑर्डर में अगर हमें लिखा हुआ कहीं पर मिलता है, फिगर बना मिलता है, तो a प्लस बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। इनफैक्ट ये वैल्यू क्या होगी पता है, इनफैक्ट इस फिगर में जो वैल्यू होगी विल बी इक्वल टू 2c। कैसे 2c पता है, ग्राफिकल मेथड याद करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी होता था, एक सी और चिपका दिया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी तो वही है, और c प्लस सी इज इक्वल टू 2c है। अब तुमको ये देखना होगा कि कहाँ a प्लस बी प्लस सी 0 है और कहाँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2c है। तो सेम ऑर्डर में अगर वेक्टर हमें बनाए गए हैं, रिजल्टेंट विल बी 0। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर दिक्कत है, उसको अच्छे से क्वेश्चन को देखना होगा
क्या चीज़ उसमें कहना चाह रहा है। सिमिलरली अगर मैं तुमको कहूँ कि 4 वेक्टर हैं और चारों कोप्लेनर हैं और चारों का रिजल्टेंट 0 है, 4 वेक्टर हैं, चारों कोप्लेनर हैं, चारों का रिजल्टेंट 0 है, इनको अगर सेम ऑर्डर में ऐड किया जाए ग्राफिकल मेथड से तो चारों मिल करके एक क्लोज फिगर बनाएंगे। अब 4 वेक्टर से मिल करके क्लोज फिगर क्या बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल, कुछ इस तरीके से ए फिर बी, उसके बाद जहाँ से बी वहाँ से सी, फिर जहाँ से सी वहाँ से डी। तभी तुम कह सकते हो कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अगर 3 वेक्टर का सम 0 है ना, तीनों प्लेनर हैं, एडिशन का 0 है, तो किसी 2 वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करो। तो वहाँ पर एक क्लोज फिगर बना करके एंगल फाइंड करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, तो इससे बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें अगर आती हैं तो दिमाग में रहे कि सर ने क्या बताया था। ठीक है, अब चलेंगे फॉर्मूले पर। एक ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है जो हमारे इस वेक्टर चैप्टर में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, उसको भी देखेंगे और उस पर भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, वेक्टर में ही नहीं रिलेटिव मोशन में भी बनते हैं। इसको कर लो फिर उस फॉर्मूले की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की तरफ तुमको हल्का सा लेके चलता हूँ। ठीक है, जल्दी इसको पहले कॉपी कर लो। आज की क्लास का जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शानदार सा फॉर्मूला है जो कि फिजिक्स में स्पेशली वेक्टर में और बहुत हद तक रिलेटिव मोशन जब पढ़ाऊँगा वहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत हम लोग यूज़ करेंगे। कोसाइन फॉर्मूला इसका नाम है। क्या फॉर्मूला है, कब इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सब बताऊँगा, ध्यान से देखना। स्पेशली जो नीट एस्पिरेंट है, मैथ्स वालों को तो मोरलेस पता ही होगा, उम्मीद ऐसा करता हूँ, लेकिन जो नीट के बच्चे हैं वो ध्यान से इस फॉर्मूले को देखें और फॉर्मूले को फॉर्म करने का तरीका बताऊंगा। रटने का नहीं, फॉर्मूले को अप्लाई करने का तरीका। देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, जहाँ पे ट्रायंगल बनेगा वहाँ पे इस फॉर्मूले का हमको यूज़ करना होगा। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, एंगल ए के सामने के साइड को हम लोग स्मॉल ए कहते हैं, एंगल बी के सामने के साइड को स्मॉल बी और एंगल सी के सामने के साइड को स्मॉल सी। ठीक, तो सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें हमें ये तीनों साइड्स पता है। एग्जांपल हमें कुछ ना कुछ करके समझाना है तो मान लो कि हमें तीनों साइड्स पता है, ए बी सी तीनों पता है, मगर एंगल कोई भी नहीं पता, ना ए पता, ना बी पता, ना सी पता, साइड्स पता है। तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल्ड है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलीन है, कैसा भी है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कुछ हद तक बात हमारी आसान हो जाती है, लेकिन अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, बिल्कुल स्केलीन ट्रायंगल है, ना कोई एंगल आपस में बराबर, ना कोई साइड आपस में बराबर है, एकदम स्केलीन ट्रायंगल, ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमको 3 साइड्स पता हो तो 3 एंगल कैसे पता करेंगे, एंड वाइस वर्सा भी कह सकते हो, एंगल पता हो साइड कैसे पता करेंगे। तो एक तरीका तुमको बताता हूँ फॉर्मूले का। जैसे मुझे कॉस ए निकालना है, कोसाइन फॉर्मूला है तो कॉस ही निकालेंगे, है ना, कॉस ए मुझको निकालना है। तो कॉस ए, एंगल ए देख रहे हो, फॉर्मूले को बनाने का तरीका देखना, रटने का नहीं। कारण क्या पता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ेंगे, हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में ट्रायंगल बनेगा, क्लोज फिगर बनेगा, मगर ये ए बी सी लिख करके नहीं आएगा। यहाँ पे हो सकता है कि V1 हो, यहाँ पे V2 हो, यहाँ पे डेल्टा V हो, कुछ भी हो सकता है। अब तुम फॉर्मूला ए बी सी के फॉर्म में याद करोगे और V1 V2 डेल्टा V ऐसा कुछ आएगा तो फिर दिमाग तो खराब कि ये फॉर्मूला भूल गए। तरीका देखना, कॉस से निकालना है। अब एंगल ए के अगल बगल की साइड, अगल बगल का मतलब जिससे वो एंगल बना हुआ है, तो एंगल ए किससे बना है, बी और सी से, जो उसके अगल बगल की साइड से। इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उस एंगल के सामने का जो साइड है
उसको माइनस कर दो, -a² डिवाइडेड बाई 2 इंटू जो अगल बगल वाले साइड्स थे उनका मल्टीप्लाई, बन गया तुम्हारा फॉर्मूला, निकल गया तुम्हारा एंगल ए। तीनों साइड्स पता होगा, एंगल निकल जाएगा। सिंपल तरीका तो को बता रहा हूँ फॉर्मूले को फ्रेम करने का। अब जैसे मान लो हमें cos b निकालना है, cos b। अब cos b एंगल भी देख लो, एंगल b के अगल बगल की साइड्स कौन कौन सी है, c है और a है, तो इनको प्लस करना होगा। तो क्या होगा, c² प्लस a²। जो सामने वाला है उसको माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, -b² डिवाइडेड बाई जो अगल बगल के साइड्स थे c और a उनको मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2c। cos c भी देख लो, cos c इज इक्वल टू, अब c एंगल ये है, अगल बगल की साइड्स कौन है, a और b, जिससे एंगल c बना हुआ है a और b, तो b² प्लस a²। सामने वाले को -c² डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगल बगल वाले का मल्टीप्लाई, 2b। बन गया फॉर्मूला। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताऊं कि अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बन गया, ये v1 है, ये v2 है, ये डेल्टा v है, ऐसा कुछ बन गया, ABC लिख करके नहीं आया, और तुमको ये एंगल फाइंड करना है, या तुमको एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है। मान लो ऐसा बहुत सा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा वेक्टर में, रिलेटिव मोशन, बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन बनेगा। अब तुमको ABC के फॉर्म में याद करोगे तो ठीक, रटोगे तो फिर यहाँ के लिए ठीक है, वहाँ पे कैसे आओगे। अब मुझको cos अल्फ़ा निकाल, cos अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होगा, cos अल्फ़ा इज इक्वल टू अगल बगल का स्क्वायर है, तो v1² प्लस डेल्टा v² माइनस v2² डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस। तो फॉर्मूले को बनाना सीखो कि अगर कभी क्लोज फिगर बने, साइड या एंगल की कुछ बातचीत हो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास तैयार है, ये हमारा काम कर देगा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है जो वेक्टर में बहुत धड़ल्ले से यूज़ हम लोग करेंगे, और रिलेटिव मोशन तो खैर इस पर पूरा डिकाई हुआ है इस फॉर्मूले पे। तो नोट कर लो, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के बहुत फॉर्मूले हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें से ये भी बहुत शानदार फॉर्मूला है। थर्ड कॉन्सेप्ट है आज का, फोर्थ की तरफ तुरंत चलेंगे जल्दी। जो चौथा कॉन्सेप्ट तुमको जब बताने वाला हूँ, ये एक थ्योरम के नाम से जानते हैं हम लोग। इस थ्योरम को हम कहते हैं लामीज़ थ्योरम। अब ये 3 वेक्टर की बात करता है जो आपस में इक्विलिब्रियम में हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पर 3 वेक्टर अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, 3 वेक्टर मतलब 3 वेलोसिटी, 3 फोर्स, कुछ भी हो सकते हैं वो। ठीक है, ये एक पार्टिकल है, इस पर 3 वेक्टर में अप्लाई किए हैं। और वेक्टर पहले बता दूँ, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q, ये वेक्टर R। ये एंगल मान लो इस साइड का अल्फ़ा, ये मान लिया बीटा, और इस साइड का एंगल मान लिया बेटा मैंने गामा। और इन तीनों वेक्टर के इफ़ेक्ट में मान लो तीनों फोर्स है, और इन तीनों फोर्स के प्रभाव में, इफ़ेक्ट में जो पार्टिकल है, जो पार्टिकल पर हमने वेक्टर लगाया है, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब कहने का ये हुआ कि इन तीनों वेक्टर का जो सम होगा, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R, इन सब का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, 0। हमने इस पार्टिकल P पर 3 फोर्स लगाए, 3 वेक्टर लगाए, और इन 3 वेक्टर के इफ़ेक्ट में पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम में है, मतलब तीनों का रिजल्टेंट जो है 0 है। तो ऐसे कंडीशन में इनके बीच में और इन एंगल्स के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो ये होता है कि हर एक वेक्टर और सामने वाले का जो एंगल है उसके साइन का रेशो सबके लिए सेम होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि वेक्टर P का मॉड, P के सामने एंगल कौन है, अल्फ़ा, तो वेक्टर P का मॉड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू वेक्टर Q का मॉड
वेक्टर क्यू का मॉड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू वेक्टर आर का मॉड और साइन गामा। ये सारे रेशो जो होंगे वो सेम होंगे। इस थ्योरम को हम कहते हैं बेटा लॉमीज थ्योरम। अगर तीन वेक्टर के इफेक्ट में कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो उन वेक्टर्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बीच में ये रिलेशन होता है। और इसका एक स्पेशल केस ये है कि अगर कभी भी ऐसे कंडीशन में तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और इन तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होगी 120 डिग्री। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी पॉइंट पर मैं तीन इक्वल वेक्टर लगाया हूँ, ठीक है, ये भी f, ये भी f और ये भी f, और अगर ये तीनों एंगल 120, 120 और 120 पर हैं, दिस इज़ 120, ये भी 120 पर हो और ये भी 120 डिग्री पर हो, तो ऐसे कंडीशन में इन तीनों वेक्टर का फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, जो F नेट होगा, दैट विल बिकम 0। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम कहते हैं बच्चों लॉमीज थ्योरम। इसका भी यूज़ अच्छे क्वेश्चंस में तुमको देखने को मिलेगा, जहाँ पर पे फोर्स वगैरह के इक्विलिब्रियम करने की बात आएगी तो बड़ा काम का थ्योरम है ये, बहुत जगह इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चौथा कॉन्सेप्ट था। ये चार कॉन्सेप्ट हैं हमको वेक्टर में अच्छे से आने चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम लोग ढेर सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैंने कहा कि क्वेश्चंस हमें करना ही है, कॉन्सेप्ट तुमको मुझको समझाना ही है, और ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिमाग में एकदम बैठे होने चाहिए, एकदम क्लियर कि हाँ ये चीज़ होती है। तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा अलग से समझा दिया जाए, क्योंकि हमें तुमको जो सिखाना है वो सिखाना है कॉन्सेप्ट्स। बाकी क्वेश्चंस तो फिर वो दिन भी आएगा जब तुम अकेले अपने आप करोगे। ठीक है, मगर जो सीखना है वो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो ठीक है, ये अच्छे समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, कुछ पैरेललोग्राम थ्योरम पर भी होंगे, कुछ यहाँ से भी होंगे, और मिला जुला के पूरा जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर का वो तुम्हारे सामने एकदम पानी की तरह साफ होने वाला होगा। ठीक है, फिर चलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे एंड इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। और एरर एनालिसिस का पार्ट 2 एडवांस लेवल का वीडियो जल्दी तुमको मिलने वाला है। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। बैकलॉग अगर है तो ऑनेस्टली, सीरियसली, अर्जेंट बेसिस पे तुरंत कंप्लीट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।